तो इसमें अपने पास हेडिंग वही रहेगा, पी ब्लॉक, और इसमें भी अपने पास अपन पहले लेने वाले क्या, हेलोजन एंड नोबल गैसेस। ठीक है, तो पहले वही ग्रुप 17 को ही डिस्कस करेंगे, दैट इज हेलोजन्स। तो पहला हेडिंग इसमें तुम्हारा यही रहेगा, हेलोजन्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजन्स हैं अपन ने ग्रुप नंबर 17 में रख रखा है, और इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, पहली बात तो हेलोजन का क्या मतलब है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, हेलो और जन्स। तो हेलो मतलब होता है सॉल्ट, और जन्स मतलब होता है फॉर्म, मतलब सॉल्ट फॉर्म करने वाले एलिमेंट्स, तो सॉल्ट प्रोड्यूसर बोल सकते हो। तो देखा होगा काफी सारे सॉल्ट्स बनाते हैं, फ्लोराइड के सॉल्ट मिलते हैं, ब्रोमाइड के, फ्लोराइड के, तो ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए अपन इनको बोलते हैं हेलोजन्स। तो इस तरीके से इसका नाम आया है कि हेलोजन क्यों बोलते हैं इनको। तो बेसिकली इनको ग्रुप 17 एलिमेंट्स या हेलोजन फैमिली बोल देते हैं अपन। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट यहाँ पे आता है उसकी अगर अपन बात करें तो अपने पास है कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एस्टेटाइन है, एटी। तो पहले तो अगर अपन बात करें एस्टेटाइन की, ये रेडियो एक्टिव होता है, और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनकी केमिस्ट्री को अपन स्टडी नहीं करते, क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो अपने आप से वो क्या होता रहेगा, ब्रेक होता रहेगा दूसरे एलिमेंट्स में टू गेन स्टेबिलिटी। तो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनको अपन नॉर्मली, मतलब अपन 11th-12th के सिलेबस में तो नहीं स्टडी करते हैं, तो इसका अपन इसके बारे में उतना डिस्कशन रहेगा नहीं, ये रेडियो एक्टिव है क्योंकि। और बाकी अगर इनकी बात करें तो ये पूरे हेलोजन्स जो हैं, पहली बात तो सारे नॉन मेटल्स हैं। जनरल प्रॉपर्टीज अगर अपन देखें, ये सारे अपने पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। वैसे भी अपन बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट अपन मूव करते हैं तो मेटेलिक नेचर कम होता है और नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो है अपने पास क्या होता जा रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जा रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। और नॉन मेटल अपन क्या बोलते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो ग्रुप 17 में, उसमें ऊपर से नीचे मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन सबके सब क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, अब इनके अगर अपन बात करें, नॉन मेटल्स हो गए, और अगर ये किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये अपने को डायटोमिक फॉर्म में सारे मिलेंगे। मतलब जो फ्लोरीन एलिमेंट है वो F2 की फॉर्म में मिलता है, फ्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑल एग्जिस्ट एज द एटॉमिक फॉर्म, दैट इज X2। इस फॉर्म में क्या कहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हेलोजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फ्लोरीन जो होता है अपने पास F2 है, और पहली बात तो ये गैस होता है। क्लोरीन जो है अपने पास Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी अपने पास क्या है, गैस है। ब्रोमीन जो है ये अपने पास क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और I2 जो है ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे मतलब ऐसे पूछ लेगा कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन जो है अपने पास सॉलिड है, तो इसका क्या रीजन है। तो अगर तुम देखोगे थोड़ा, मतलब 11 से रिलेटेड डिस्कशन है, पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग आएगा, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल। तो आज का डिस्कशन मेजरली उसी के ऊपर रहेगा। वो ज्यादा से ज्यादा अपन F2 और Cl2 के बारे में बात कर पाएंगे कि F2 की रिएक्शन कैसे हो रही है और Cl2 की रिएक्शन किस तरीके से हो रही है और कैसे उनका प्रिपरेशन करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बन सकता है कि तुमसे सिंपली पूछ लिया जाए कि F2Cl2 गैस है, Br2 लिक्विड है और I2 जो है वो सॉलिड है, जबकि सारे क्या एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इसका रीजन क्या दोगे तुम। तो इसका रीजन अपन ऐसे बोलेंगे कि जैसे अपन हेलोजन्स की बात करें तो अपन नॉर्मल लिखते हैं कि X2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे अपन ने बात किया कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ये। तो यहाँ पे XX रहेगा, इनके बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इतना भी पता होगा कि फ्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, ब्रोमीन ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड से और आयोडीन आयोडीन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगा।
अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है नहीं, दोनों एलिमेंट क्या एक ही जैसे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कहीं भी शिफ्टिंग नहीं होगी, तो मतलब एक तरीके से ये नॉन पोलर हो गया। तो नॉन पोलर है यहाँ पे, तो अपने पास क्या रहेगा, डिस्पर्जन फोर्स प्रेजेंट रहेगा, लंडन फोर्स प्रेजेंट रहेगा, जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन पढ़ते हैं 5 टाइप, उसमें सबसे लास्ट वाला फोर्स। और वहां पे अपन बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, कि मॉलिक्यूलर वेट जो है जितना ज्यादा रहेगा वंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ जो है उतनी ज्यादा रहेगी, अगर एक ही टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए पर बात करें, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको पूरा लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है, अगर अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, क्योंकि सब में है तो लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स ही प्रेजेंट है सब में, तो एक ही टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब वो अपने को पता है कि मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। बेसिकली ये भी अपन बोल सकते हैं कि नीचे जाने पे क्या होता जा रहा है कि एलिमेंट का जो है साइज बढ़ता जा रहा है, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, तो जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल रहेगा दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, तो एक रीजन ये भी तुम बोल सकते हो कि जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एलिमेंट का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, और साइज अगर बढ़ रहा है तो ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल रहेगा दो मॉलिक्यूल के लिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसा भी बोला जा सकता है। लेकिन अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से डिफाइन करें तो ऐसा बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब F2 के मॉलिक्यूल्स के बीच, Cl2 के मॉलिक्यूल्स के बीच, Br2 के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, और इस वजह से जो ऊपर की तरफ है उनका मोलर मास क्या है, कम है, इसलिए वो गैस में है, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच। जो Br2 है वो लिक्विड है तो बीच में है, तो उसमें थोड़ा इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, इसलिए वो लिक्विड हो गया। और I2 की अगर अपन बात करें तो I2 में अपने पास सबसे नीचे है तो उसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, तो इन चारों में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा I2 के मॉलिक्यूल्स के बीच रहेगा, इसलिए वहां पे वो सॉलिड फेज में चला गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता था ये जी साहब। दूसरा अपन इनके कलर्स के बारे में बात करते हैं कि किस किस कलर्स में ये एग्जिस्ट करता है, सारे कलर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। तो जैसे अगर अपन बात करें F2 की, तो F2 जो है अपने पास पेल येलो कलर का गैस होता है। Cl2 की अगर अपन बात करें तो Cl2 जो है अपने पास येलोइस ग्रीन कलर का होता है, और Br2 जो है रेडिश ब्राउन कलर का होगा, लिक्विड रेडिश ब्राउन लिक्विड, और I2 जो है ये वायलेट कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। अब इसमें अगर अपन कभी कभी, अच्छा अभी कुछ 2-3 साल पहले पूछा गया है एडवांस में, मतलब कलर को अपन को एक्सप्लेन करने को बोला गया था, तो कलर यहाँ पे अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, तो थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को याद करो। वहां पे अपन डिफाइन करते थे होमो एंड ल्यूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम में पता चल रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ बोलो सर। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग की हुई नहीं है, 12th में हो ना, जैसे 11th में हुई नहीं थी, बेंडिंग चल रही। अच्छा अभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं पढ़ा है। नहीं सर। नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको देखो, ये तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन जो लिखते हैं। यस सर। यस इलेक्ट्रॉनिक। हाँ तो उसी से रिलेट करके देखो कि जैसे अपने पास मान लो, मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ तो थोड़ा रिलेट करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। और जब तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लोगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे अपन, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तब रिलेट कर पाओगे। तो फिलहाल अपन ऐसे देख लेते हैं कि जैसे अपन को एग्जांपल है कार्बन, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या होता है, 1s2 2s2
और 2p2, P1s2 2s2 2p2, ये अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गया। तो अपने पास सबसे ज्यादा एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या हो गया, 2p हो गया, क्योंकि 1s का एनर्जी कम रहेगा, 2s का उससे ज्यादा रहेगा, 2p का एनर्जी और ज्यादा रहेगा अकॉर्डिंग टू n+l रूल। अब 2p के बाद अपने को पता है क्या आता है, 3s आता है, लेकिन ये क्या है, अनऑक्यूपाइड है। तो हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कौन सा है, 2p। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो तुम इसको बोल सकते हो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल। और सबसे कम एनर्जी का जो कि अपने पास क्या है, अनऑक्यूपाइड है, क्योंकि इसके आगे जो आएगा 3s आएगा, 3p आएगा, 4s आएगा, ये सब क्या है, अनऑक्यूपाइड है। तो अनऑक्यूपाइड में अगर देखोगे तो 3s का एनर्जी क्या है, सबसे कम है, क्योंकि उसके आगे जाओगे 3p पे तो उसका एनर्जी 3s से ज्यादा आएगा, फिर 4s पे जाओगे और ज्यादा आएगा, 3d पे जाओगे और ज्यादा आएगा। तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके नेक्स्ट जो सबसेल आता है, दैट इज यहाँ पे क्या आ रहा है, 3s। ये अपने पास क्या है, लोवेस्ट सबसे कम एनर्जी का अनऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्लियर हुआ क्या, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। यस सर। यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो इसी तरीके से अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जब बात करते हैं तो वहां पे भी अपन यही बोलते हैं कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से, वो सब तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बात करोगे। तो अभी जैसे अपन यहाँ पे रिलेट किया वैसा यहाँ पे रिलेट कर दो कि अपने पास जो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब तो मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, Br2 मॉलिक्यूल है एंड I2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो मान लो कि उसने अपने पास ऐसे, इसको एज्यूम करो कि अपने को इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है होमो और ल्यूमो के बीच, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड के बीच, वो अपन बोल देते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस है। मतलब ऐसे अपन रैंडमली मान ले रहे हो, कितना होगा अपने को एग्जैक्टली पता नहीं है, समझने के लिए अपन ऐसा बोल दे रहे हैं। और अपने पास जो है इसने मान लो कि जो जहाँ पे ये प्रेजेंट है, मतलब जैसे अपने मान लो कि किसी रूम में रख दिया तो वहां पे एक सराउंडिंग की कुछ एनर्जी होगा, उसी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ मान लो कि कितना अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या करेगा, होमो से ल्यूमो जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने यूज कर लिया और जो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिफ्लेक्ट हुई है यही अपने को क्या होता है, कलर की फॉर्म में दिखता है, क्योंकि जो एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो रही है वो विजिबल रीजन में होती है। तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कलर अपने को दिखेगा, सॉरी गैस नहीं है, अलग अलग एलिमेंट के लिए जो है F2 के लिए अलग दिखेगा, Cl2 के लिए अलग दिखेगा, Br2 के लिए अलग और I2 के लिए अलग। तो कलर का रीजन ये होता है कि होमो से ल्यूमो में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन से वो जंप करते हैं और जो रिमेनिंग एनर्जी होता है उसको कलर की फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि विजिबल रीजन में, इसलिए अपने को कलर दिखाई देगा। क्लियर है क्या कलर का रीजन, ये पूछा गया 2-3 साल पहले। समझ में आया क्या? यस सर। यस हाँ। सर। अब देखो तुम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा कि होमो ऑर्बिटल कौन सा है और ल्यूमो ऑर्बिटल कौन सा है। तो उसने एक तरीके से तुमको ये मेंशन करके दिया था कि इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो तुम बाद में निकाल पाओगे, अभी इतना ध्यान रखो फिलहाल, ठीक है। तो ये कलर का रीजन हो गया, ये भी पूछा गया है, तो कलर का रीजन अपन देख लिया, अलग अलग फिजिकल स्टेट का रीजन अपन ने देख लिया। तो कॉमन क्वेश्चन से जो पूछ लेता है उसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब थोड़ा सा बात करते हैं अपन इन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में ही, कि जैसे अगर अपन बात करें इनकी एक एनर्जी एक स्ट्रेंथ है अपने पास। अच्छा तो तुमने बॉन्डिंग तो पढ़ा नहीं ना यार, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें तो फिर। अच्छा पीरियोडिक तो पढ़ रखा है ना? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर देख लेते हैं। हाँ कि F2Cl2 Br2 I2 में अगर मैं कंपेयर करूं क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर की, कौन कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो इनमें अगर अपन बात करें तो F2 जो है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो F2Cl2 Br2 एंड I2। तो
इधर जाने पे अपने पास क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर है। पहले तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या और क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने बोला कि नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स मतलब उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद एक तरीके से क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए अपन उनको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो जितने इजीली दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा उसका उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रहेगा। तो ये अपने पास है, ठीक है। तो अपन बोल रहे हैं कि जो फ्लोरीन है उसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन का तुम तो एक बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बोल सकते हो कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है और सबसे इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, मतलब वो इजीली रिड्यूस हो सकता है, बहुत इजीली रिड्यूस हो सकता है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अगर मैं एलिमेंट्स के बीच बात करूँ तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसी की है बॉन्डेड स्टेट में। तो ये है अपने पास कि जो फ्लोरीन होता है मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होता है। हाँ ठीक है, अब इसका रीजन तुमसे पूछा जा सकता है कि क्या है। देखो जब भी अपन को ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर की बात करना होता है तो वहां पे अपने पास काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, तो अपन किसी एक फैक्टर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं। तो वहां पे जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब फैक्टर्स को कंसीडर करके सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है और उसके हिसाब से अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अपन इजीली बता सकते हैं कि किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो वहां पे जितनी भी यूजफुल मेटल्स हैं और एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स, उनका अपन ने एक सीरीज की फॉर्म में लिख रखा है, वो तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो उसका रीजन अपन दिखा देते हैं कि F2 अपने पास क्या है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कभी कभी तो पूछा जा सकता है, तो इसका रीजन जो है इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें देखो अपने पास ऐसा होता है कि जैसे अपने पास फ्लोरीन है F2, तो F2 पता है अपने को गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो अपने पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको बिहेव करना है, तो खुद तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, तभी दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो F2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने पास F माइनस एक्वस में चला जाएगा। एक्वस फेज कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए होगा रिएक्शन कराने के लिए, तो मीडियम अपन ने वाटर ले रखा है, तो जो फ्लोराइड राइड रहेगा वो एक्वस फेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा नेट एनर्जी डेल्टा एच, उसी के बेसिस पे अपन बता पाएंगे कि कौन रिएक्शन इजीली हो पा रहा है, कौन रिएक्शन इजीली नहीं हो पा रहा है। तो डेल्टा एच निकालने के लिए अपने को यहाँ पे बोर्न नेबर साइकिल बनाना पड़ेगा, ये पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। यस सर। हाँ, तो जो चीज नहीं पढ़ा हो उसको बोल देना कि सर ये चीज नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो अपन थोड़ा रिलेट, यस जितना अपने काम का होगा उतना अपन एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, तो बोर्न नेबर साइकिल में अपन देखो अपने को क्या बनाना है, F माइनस बनाना है। तो F माइनस बनाने के लिए पहले अपने को F2 जो मोलिकुलर फॉर्म में है, इसको मोलिकुलर फॉर्म से पहले एटॉमिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। अच्छा, एक ही F माइनस चाहिए तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिख दो हाफ। तो अगर अपने को F2 से F बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने को जो ये अपने पास फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है इसको ब्रेक करके अपन एटम्स बना सकते हैं। तो अपने को एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF बॉन्ड। तो यहाँ पे अपने को एनर्जी देंगे इसमें, बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF बॉन्ड। और अपने पास क्या है, एक ही एटम बनाना है तो इसको अपन क्या कर देंगे, हाफ। जैसे भी F2 क्या है, हाफ मोल है, तो हो जाएगा अपने पास हाफ। तो हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड। तो यहाँ से अपने पास एक एटम आ जाएगा F गैस का। अब इसमें अगर अपने को इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो अपने को पता है कि अगर कोई आइसोलेटेड एटम है उसमें अगर अपने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो इसमें जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा उसको अपन बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे अपने पास बन जाएगा क्या, F माइनस गैस। और अब अपने पास क्या है, जो ये गैसीय साइन है इसको एक्वस साइन में कन्वर्ट करना है, मतलब एक तरीके से इसका हाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा कि इसको H2O में डिजोल्व करा दो। तो H2O में डिजोल्व कराओगे तो वाटर क्या है, पोलर सोलवेंट है, और ये अपने पास क्या एनाइन है, तो एनाइन और पोलर सोलवेंट है तो उसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन आ जाएगा। अच्छा, तो ये भी नहीं पढ़ा होगा तुमने, पता है एक तरीके से अट्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि वाटर की अगर अपन बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब अपने पास जो है इसमें एक अपने पास नेगेटिव एंड रहेगा
और एक पॉजिटिव एंड रहेगा, क्योंकि जब अपन H2 मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इस तरह से अपन बनाते हैं कि एक ऑक्सीजन है, उसके साथ अपने पास 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर आएगा -टेल और हाइड्रोजन पे आएगा +टेल। तो अपने पास जो है कि अगर अपन नेगेटिव आयन वाटर के अंदर डिसोल्व करा रहे हैं तो उसको क्या करेगा, हाइड्रोजन की तरफ से सराउंड करेगा, और अगर अपन पॉजिटिव आयन ऐड कर रहे हैं तो क्या करेगा, ऑक्सीजन की तरफ से सराउंड करेगा, क्योंकि इसमें दोनों पोल है, पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल भी है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोल, और नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 पोल है। तो F- को अगर तुम H2O में डिसोल्व कराओगे तो वो H2O मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, उसके चारों तरफ लेयर्स बना लेंगे, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन। तो इसका हाइड्रेशन हो जाएगा और इस प्रोसेस में क्या एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होगा उसको अपन बोलेंगे क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये अपने पास क्या हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी हो गया। तो देखो अपने पास जो बॉन नेबर साइकिल में अपन क्या बोलते हैं कि अगर अपने पास कोई एक स्टेप में हो रहा है और उसको अपन एक से ज्यादा स्टेप में लेके जाते हैं, सॉरी हेड्स लॉ में अपन ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई प्रोसेस अपने पास एक स्टेप में हो और अगर उसको अपन मोर देन 1 स्टेप में कराते हैं, मतलब किसी पैरेलल पाथ से कराते हैं, तो जो एनर्जी चेंज होगा वो सेम रहेगा। मतलब जो यहाँ पे अपन डेल्टा एच बोल रहे हैं, तो डेल्टा एच इक्वल टू अपन क्या बोल सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो अपने पास जो रिएक्शन आ रहा है उसके लिए डेल्टा एच हो जाएगा कि डेल्टा एच इक्वल टू हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ F बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ He से लिख रहा हूं मैं, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F- आयन, उसका हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज होगा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो ये एनर्जी अपने पास क्या होगा, देना पड़ेगा, ये क्या होगा, एंडोथर्मिक। और ये दो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपने पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। फ्लोरीन की बात करें स्पेशली तो फ्लोरीन के लिए तो नेगेटिव होता है, तो ये भी एनर्जी रिलीज होगा। और अपने पास हाइड्रेशन एनर्जी, ये मैं बता रहा हूँ कि ये भी एनर्जी रिलीज होता है, अगर नहीं याद है तो ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, और ये अपने को एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है उतना इजीली हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी साइड में वो जा रहा होगा, एक तरीके से अपन रिलेट कर सकते हैं। तो अपन वही बोल रहे हैं कि अपने पास जो है एक एनर्जी अपने को देना पड़ रहा है, बॉन्ड एनर्जी, और बाकी जो 2 एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ये दोनों रिलीज हो रहा है। मतलब अपने पास जो ये एनर्जी होगी दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी, इनकी वैल्यूज क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी एज कम्पेयर टू बॉन्ड एनर्जी। तो F2 के मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की पीछे रीजन ये होता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा कि F2 जो है वो F- में कन्वर्ट होगा। तो इसमें अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतनी एनर्जी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जो है कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है, तो ये अगर अपन लिखे तो ऐसा लिखेंगे कि हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 is due to फर्स्ट आ जाएगा अपने पास लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम है, मतलब जो एनर्जी देना पड़ रहा है वो कम है। और अपने पास हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F- आयन, कि जब अपन F- आयन को वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। ब्रीफ में तुमको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा कि उसमें कौन सा अट्रैक्शन आ रहा है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये तो फिलहाल ये ध्यान रखो कि किसी भी आयन को अगर अपन वाटर में डिसोल्व कराते हैं तो वहाँ पे वो प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो F- के केस में हाइड्रेशन एनर्जी काफी नेगेटिव है। तो एक तरीके से अपने पास ये दोनों चीजें मिला के प्रोसेस को क्या बना रहा है, स्पॉन्टेनियस बना रहा है, क्योंकि अपने को एनर्जी देना कम पड़ रहा है, रिलीज ज्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो काफी अच्छा फ्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसके सामने अगर कोई भी मेटल रखते हो या कोई भी एलिमेंट रखते हो तो इसको इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है। तो रीजन ये पूछा जाएगा तुमको, तो वही लिखना है, बॉन्ड एनर्जी और कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये रीजन हो जाएगा अपने पास। ठीक है,
तो ये अपने पास हो गया ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के बारे में। तो जब भी तुमको ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर या रिड्यूसिंग बिहेवियर कंपेयर करना हो तो ये तीनों ही एनर्जीज जो है ये डिटरमाइन करती है। तो अपन डायरेक्ट नहीं बता सकते इन तीनों एनर्जी का, क्योंकि एक तरीके से तीनों का अपने को समेशन करना है। यहाँ पे देखो ये अपन ने तीनों का एक तरीके से समेशन किया है, तो किसी के लिए किस तरीके से रहेगा, तीन फैक्टर्स को अपन एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने फिर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है, उसी के बेसिस पर अपन जनरली कंपेरिजन कर देते हैं। तो ये अपने पास ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के बारे में बात हो गई। इसमें बाकी जो है अपने पास कि ये तो अपन एलिमेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर ली। अब अपने पास आगे थोड़ा जो है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही डिस्कशन है, तो एक एक करके बताते चलता हूँ कि इंट्रोडक्शन, चौदह सेटिंग डालो, इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल, तो इसमें अपन पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP1 सॉरी NP7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है NH2 NP7, मतलब इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि इनर्ट गैस के पास होता है NH2 NP सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट, NH2 NP5। टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो मेरे माइंड में चल रहा था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। हाँ, कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हेलोजन फैमिली के लिए, वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास क्या, NH2 NP5। तो यहाँ पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे कि NH सेल अपने पास क्या हो जाएगा, वैलेंस सेल हो जाएगा। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो इजीली दिख भी रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है किससे, इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और होता तो अपने पास NH2 NP6 चला जाता। तो यही रीजन होता है अपने पास कि जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो सारे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब F भी F- बनाता है, क्लोरीन भी Cl- बनाता है, ब्रोमीन भी Br- बनाता है, आयोडीन भी I- बनाता है, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो सारे एलिमेंट्स जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके पीछे अपन ये रीजन दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करके। तो पहला अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा अपने पास क्या होता है, एटॉमिक साइज। तो इससे तुम्हारा पीरियोडिक टेबल भी रिवाइज हो जाएगा थोड़ा। एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज में अगर तुमको ध्यान हो तो साइज के लिए जब अपन बात करते थे तो अपने पास क्या होता है, सिर्फ पी ब्लॉक में जो है बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन आता था, बाकी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मतलब यहाँ पे विदाउट नो एक्सेप्शन जो अपने पास आएगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाने पे जो है साइज बढ़ती है, क्योंकि सेल नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एटॉमिक साइज ये हो जाएगा। इसी तरीके से अपने पास थर्ड जो है आयोनाइजेशन एनर्जी देख सकते हो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी अपने पास जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में एक्सेप्शन सिर्फ बोरॉन और कार्बन फैमिली में आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन फैमिली या हेलोजेंस, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ पे भी जनरल ट्रेंड के हिसाब से आ जाएगा कि फ्लोरीन से क्लोरीन जा रहे हैं, क्लोरीन से ब्रोमीन जा रहे हैं एंड ब्रोमीन से आयोडीन जा रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पे अपने पास क्या होता है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे रेगुलरली डिक्रीज करेगा, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। फोर्थ जो है वो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपने पास एक्सेप्शन आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पी ब्लॉक में जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, तो हर ग्रुप में अपने पास ऐसा होता है कि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है थर्ड पीरियड वालों से एक्सेप्शनली लो होता है। तो अगर अपन इसमें बात करें कि अपने पास, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, थोड़ा सा तुमको याद करना पड़ेगा पुरानी चीजें। तो अगर अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो होना क्या चाहिए था कि इस तरीके से डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन अपन बोलते हैं कि जब सेकंड पीरियड का एलिमेंट आता है तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में साइज कम होने की वजह से जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि जैसे अपन फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का साइज रिलेटिवली कम रहेगा बाकी एलिमेंट से। और ये मान लो कि अपने पास फ्लोरीन है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 7। तो इस तरीके से अपन 3, 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन अपन दिखा दे रहे हैं। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अपने को बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है।
तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की जब भी अपन बात करते हैं ना, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के केस में जो एक फैक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है किसी भी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने में, वो है उसका स्मॉल साइज। कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की जब अपन बात करते हैं पी ब्लॉक में, तो उनकी साइज क्या होती है, कम होती है। और साइज कम होने की वजह से जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से रिलेटिवली ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन है, एक छोटे से सेल में प्रेजेंट है, छोटी सी जगह में प्रेजेंट है, तो वो जो करेंगे एक दूसरे के ऊपर भी ज्यादा रिपल्सन रहेगा, और साथ के साथ ही जो ये अपने पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जिसको अपन ऐड करने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन डिफाइन करते हैं कि जब अपन किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां पे कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से अपने पास सेकंड सेल के, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे काफी ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के केस में। तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में, वो कम रिलीज होती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अपन ऐसे ही कंपेयर करते हैं कि जितना ज्यादा रिलीज हुआ है उतना ज्यादा अपने पास क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो एक तरीके से नेगेटिव साइन के साथ उसको देखते हैं कि नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा कंसीडर की जाएगी। मतलब कि जैसे अपने पास दो एलिमेंट है M1 और M2, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक के केस में एनर्जी रिलीज हो रहा है -70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक के केस में एनर्जी रिलीज हो रहा है -80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो M2 की ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अपन डिफाइन ही ऐसे करते हैं, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। तो अपन जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, एटम के अंदर रख पाएंगे, उतना ज्यादा वहां पे एनर्जी रिलीज होता है। तो फ्लोरीन के केस में अपन ऐसा बोल रहे हैं कि वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो वहां पे जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन से वो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं किसके ऊपर, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसको ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो वहां पे एनर्जी जो है वो कम रिलीज होगी। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए था, लेकिन रिपल्सन ज्यादा है इस वजह से कम रिलीज होगा, और इतना कम रिलीज होगा कि वो क्लोरीन से तो कम रहेगा लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन से कम नहीं होगा। तो जो एक्चुअल ऑर्डर आता है अपने पास वो ऐसा आता है कि अगर एक्चुअल ऑर्डर की मैं बात करूं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो एक्चुअल ऑर्डर है अपने पास वो आता है कि क्लोरीन का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, जबकि जनरल ट्रेंड के हिसाब से फ्लोरीन का होना चाहिए था। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ये ऑर्डर तुमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपने पास एक्सेप्शन आता है एलोजन फैमिली में। तो सेकेंड पीरियड का जनरल ट्रेंड के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, तो ये अपने पास ऐसा नहीं आएगा एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर ऐसा आएगा। रीजन पूछा जाए तो वही रहेगा, फ्लोरीन की स्मॉल साइज की वजह से ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है वो, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज कम हो पाता है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो गई। एक और प्रॉपर्टीज में अपन पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल में, वो भी लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, रेगुलरली डिक्रीज करता है। तो फ्लोरीन से क्लोरीन जाओगे तब भी डिक्रीज करेगा, क्लोरीन से ब्रोमीन जाओगे डिक्रीज करेगा, ब्रोमीन से आयोडीन जाओगे डिक्रीज करेगा, मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा आएगा। और फ्लोरीन का अपने पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। तो मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल, तो ये हो गया अपने पास इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। तो ये था अपने पास कि अच्छा फ्लोरीन का मैक्सिमम है, तो जब भी ये किसी भी एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा ही सही, किसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता है, फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन था पीरियोडिक टेबल में, जो चीज अपने पढ़ी उससे रिलेटेड। अब अपन थोड़ा आते हैं किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। एक और टॉपिक है यार, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड है, वो तुमको बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा, उसको एक्सपेंड करेंगे तो तुम शायद उतना इजीली नहीं समझ पाओगे, तो उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे पास वहां पे आ जाएगा जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, तो वहां कंपेयर कराता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसमें वाला एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो वहां पे आता है, तो वहां पे देख लेना फिर। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग है।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में वही कि हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड डिस्कशन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमको एस ब्लॉक पढ़ा दिया होगा ना, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, ये सब तो नो सर। मतलब बोरोन कार्बन, वो भी नहीं पढ़ाया? नहीं सर। अच्छा, एक मिनट रुको। ये बिना बॉन्डिंग के तो दिक्कत हो जाएगी काफी। देखते हैं, कोशिश तो करते हैं। सर बॉन्डिंग में स्टार्टिंग वाला पढ़ा है, वीबीटी, वीसी, पीआर और ये सब। अच्छा, उतना पढ़ाया है? यस सर। तब तो फिर हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड एनर्जी ये सब कंपेयर करना नहीं सीखा तुमने? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ? नो सर। हाँ सर, वो हुआ था। हाँ, तो वो हुआ था, तो फिर अपन एक ऑर्डर वो लिख ही लेते हैं उसमें। यहाँ पे तुम्हारे पास आया होगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको, क्योंकि उसके बिना तो मुश्किल हो जाता है काफी। हाँ, देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी की अगर अपन बात करें कि जैसे बॉन्ड एनर्जी मतलब वही बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। तो अगर अपने को कंपेयर करना होगी, मान लो कि F2 है, Cl2 है, Br2 है एंड I2 है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसलिए मैं लिखाना चाह रहा था यहाँ पे, तो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो शायद रिलेट कर पाओ। देखो किस तरीके से कि अपने पास जो है कि अपन क्या बोलते हैं कि अपने पास जो है, अगर अपने पास मान लो कि कोई बॉन्ड है, तो बॉन्ड का जो लेंथ जो है जितना, इस तरीके से अपन रिलेट करते हैं कि पहले बात अपन बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो अपने को पता है कि ट्रिपल बॉन्ड मतलब तीन तीन बॉन्ड से 2 एटम बंधे हुए हैं, 2 एटम प्रेजेंट है, आपस में अट्रैक्शन में है। सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब 2 एटम्स के बीच 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगी, डबल बॉन्ड की कम रहेगी और सिंगल बॉन्ड की और कम रहेगी। तो अपन लिखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रहेगी। हाँ, तो और अपने पास जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि अगर अपन बात करें किसकी, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, जबकि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी सबसे कम होती है। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, जबकि उसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इस रिलेशन को यूज करके अपन रिलेट करते हैं। तो अगर अपन बात करें कि आयोडीन है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे अपने पास क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो आयोडीन, आयोडीन एटम की साइज तो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा आनी चाहिए थी। ब्रोमीन, ब्रोमीन एटम जो है इसकी बॉन्ड लेंथ अपने पास इस तरीके से आएगी। क्लोरीन, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है तो उसका साइज ऐसे आ जाएगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन अपने पास सेकंड पीरियड का है तो उसका बॉन्ड लेंथ इस तरीके से आ जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ अपने पास एग्जैक्ट ऑर्डर आ, जैसे अपन सोच रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे जो है एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। तो एटम का साइज अगर बढ़ता जा रहा है तो अपने पास बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जो अपने पास फ्लोरीन, फ्लोरीन है, इसके केस में जो एटम्स कंबाइंड हो रहे हो छोटे छोटे एटम्स है इस तरीके से, जबकि आयोडीन के केस में ऐसे बड़े बड़े एटम्स कंबाइंड होंगे। तो जो बॉन्ड लेंथ रहेगी दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये आयोडीन में सबसे ज्यादा आएगी और फ्लोरीन के केस में जो है सबसे कम आएगी। लेकिन बॉन्ड एनर्जी अगर देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। जैसे अपन ने यहाँ पे बोला था अभी कि अपने पास जो है फ्लोरीन की अगर अपन बात करें तो अपने पास जो हेलोजेंस होते हैं उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो ये अपने पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7। तो एक इलेक्ट्रॉन से तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया 2 एटम्स ने, बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे अभी भी। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास ऐसे ही प्रेजेंट है, मतलब अपने पास क्या रहेगा, सबके पास 3 3 लोन पेयर रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन से इन्होंने बॉन्ड बना रखा है इस तरीके से। तो सेम कहानी क्लोरीन के केस में रहेगी कि 3 3 लोन पेयर आ जाएंगे, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन से इन्होंने बॉन्ड बना रखा है। तो दोनों एटम के ऊपर अपने पास क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो एक तरीके से अपने पास क्या हुआ कि लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो बॉन्डिंग में नहीं जा रहे, तो उनके बीच क्या आएगा, रिपल्सन आएगा।
तो जैसे मैंने अभी बोला था कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के केस में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जो होता है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो है उसका साइज कम है, और साइज कम है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम रीजन की वजह से क्या होगा कि जब अपन बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करने जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ तो ठीक था कि इधर जाने पे अपने को दिख रहा है कि F2 का सबसे कम होना चाहिए था, Cl2 का उससे ज्यादा, Br2 का उससे ज्यादा और I2 का सबसे ज्यादा, क्योंकि आयोडीन का जो एटम है उसका साइज सबसे ज्यादा है। लेकिन बॉन्ड एनर्जी के केस में क्या हो रहा है कि अपने पास जो है ये लोन पेयर का रिपल्सन आएगा, तो वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट के केस में सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा रिपल्सन ऑफ लोन पेयर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी साइज सबसे छोटा था और 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर रिपल्सन रहेगा। तो F2 में क्या है, लोन पेयर रोल पेयर रिपल्सन जो है सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इस वजह से इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगा, Cl2 और Br2 इसके बीच में चला जाएगा। मतलब कि जैसे अपन बोल रहे थे कि बॉन्ड लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। तो अपन बोले कि बॉन्ड लेंथ तो क्या हो रहा है, इधर जाने पे बढ़ रहा है, आयोडीन की तरफ जाने पे बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, तो उसके हिसाब से F2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। तो F2 का जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन अपन बोल रहे कि F2 के केस में अपने पास क्या आ रहा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो वहां पे लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो उसकी वजह से रिपल्सन आया, तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया। अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो गया तो वहां पे अपने को एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। कितनी कम देनी पड़ेगी, Cl2 और Br2 से कम देनी पड़ेगी, लेकिन I2 से तो अभी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जो करेक्ट ऑर्डर है अपने पास वो आ जाएगा क्या, एक मिनट, अपन थोड़ी सी जगह पे अलग ही लिखना चाहिए था। हाँ, तो करेक्ट ऑर्डर अपने पास ऐसा रहेगा, देखो Cl2 का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर Br2 का आएगा, फिर उसके बाद जो है F2 आएगा, और सबसे कम अपने पास I2 आएगा। ये समझ में आएगा तुम लोगों को? किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अरे क्लियर है? यस सर। हाँ, तो वही था अपने पास कि डाउन द ग्रुप अगर अपन जा रहे हैं F2 से Cl2, Cl2 से Br2, Br2 से I2, तो अपने पास क्या हो रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। तो डाउन द ग्रुप जाने पे एक तरीके से मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए था। तो F2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू जनरल वेरिएशन। लेकिन अपन बोल रहे हैं कि अपने पास जो है F2 सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो वहाँ पे लोन पे रिपल्सन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा, तो उसकी वजह से रिपल्सन क्रिएट होगा काफी ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। फ्लोरीन के पास जो है 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर का रिपल्सन रहेगा, उसकी वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो जो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना है वो एनर्जी भी कम चाहिए होगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, और Cl2 Br2 से कम होगा। तो ये ऑर्डर अपने पास इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वही था, मैं इसको स्किप करना नहीं चाह रहा था, अगर तुमको इतना पढ़ा है तो फिर तो अपना काम चल ही जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो अपन वापस उसी पे आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो होता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो अपने पास सबसे पहले फ्लोरीन की बात करनी पड़ेगी अपने को, कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जैसे अपन ने बोला कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जब भी अगर फ्लोरीन किसी एलिमेंट X के साथ बॉन्ड बनाता है, और फ्लोरीन नॉर्मली सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि वो अपने पास क्या है, इतना तो पता होगा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। फ्लोरीन के केस में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाएगा 8 हो जाएगा, और सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो वहां पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते। तो एक ही बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम फ्लोरीन, तो अगर एक बॉन्ड बनाता है तो अपने पास जब भी किसी भी एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो इसके साथ एटम कनेक्ट रहेगा X, उससे हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी किसकी, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन के साथ किसको भी कनेक्ट कर दो वो तो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो ये क्या करेगा, हमेशा इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो अपन जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, तो अपन यही बोलते हैं कि अगर अपने पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है A और B के बीच, इसी तरह डिफाइन करते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट को। मैं ये सब चीज इसलिए बताते चल रहा हूँ क्योंकि 11th का पार्ट है, तो थोड़ा तुम भूल गए होंगे, तो इससे तुम्हारी चीजें भी रिवाइज हो जाएगी और चीजें अपने पास लिए इजी
इजीली हो जाएगी। तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरह डिफाइन करते हैं कि अपने पास दो एटम है ए एंड बी और उनके बीच मान लो कि सिंगल बॉन्ड है। तो मान लो कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी। तो अपन जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करते हैं तो अपन ऐसा बोलते हैं कि बॉन्ड जितने भी कोवलेंट बॉन्ड है उनको ब्रेक करो और बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे दो। तो यहाँ पे अपने पास दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में और इस बॉन्ड को ब्रेक करके अगर अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करनी है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ए को दे देंगे। तो इस पे आ जाएगा प्लस और बी पे सॉरी ए को इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आएगा अपने पास माइनस और बी पे आएगा अपने पास प्लस। तो इसी तरीके से जब फ्लोरीन किसी के साथ भी कनेक्ट होगा तो ये अपने पास क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा और जो दूसरा एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड है वो अपने पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। और फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है तो जब ये बॉन्ड बना होगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स का आया होगा एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का आया होगा। लेकिन जब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन कर रहे हैं तो अपन बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन का है एक अपने पास एक्स का है। तो जब इस बॉन्ड को अपन ब्रेक कराएंगे तो एक्स का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा आ गया, मतलब इस पे हो जाएगा -1 और इस पे हो जाएगा +1। तो फ्लोरीन का क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो तो 0 आएगा या फिर -1 आएगा। दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है। 0 कब आएगा, जब वो अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा F2 की तरफ। क्योंकि F2 है तो वहां पे तो क्या है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो मॉलिक्यूल पे जो है अपने पास चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो दोनों एटम के ऊपर 0-0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। और जब भी ये किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो वहां पे अपने पास हमेशा -1 में ही रहेगा इन कंबाइंड स्टेट्स। तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या तुमसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इन एलिमेंटल फॉर्म फ्लोरीन का क्या होता है F2। तो किन कैसे पूछ सकता है कि इन एलिमेंटल फॉर्म फ्लोरीन ऑलवेज सो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। एकदम सही है क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म मतलब हो गया F2 और F2 में 0 ही रहेगा वो हमेशा। और दूसरा बोल सकता है कि इन कंबाइंड फॉर्म, तो कंबाइंड फॉर्म मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बना रहा होगा, या इन कंपाउंड्स की जब उसने कंपाउंड बना रखे हैं तो वहां पे फ्लोरीन हमेशा -1 रहेगा। तो ये भी सही बात है क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हर बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा। तो ये अपने पास इन कंपाउंड्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब चीजों से, तो ये तुमको इनके लिए तैयार रहना है। तो तुमको सिर्फ याद कर लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमको इतना भी दिमाग मतलब इतना दिमाग चलाना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको आंसर करना अपने को। तो ये हो गया अपने पास। बाकी जो एलिमेंट्स है अपने पास, बाकी हेलोजन्स, उसमें अपने पास क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। तो ये तो अपने को पता है कि ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट के लिए पॉसिबल है। तो एक बॉन्ड भी बनाएंगे, दो भी बनाएंगे, चार भी बनाएंगे, सॉरी चार नहीं बनाएंगे, एक बनेगा, तीन बनेंगे, 5 बनाएंगे, 7 बनाएंगे। वो अपन बॉन्डिंग में तुमने देखा होगा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते टाइम इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन कराते हैं तो एक्साइटेड स्टेट 1 2 3 इस तरीके से, या एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे बना रखा होगा उसने, तो वहां पे देख लोगे। तो अभी तो अपन उतना जान नहीं रहे क्योंकि बॉन्डिंग से रिलेटेड है। तो हाँ, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की अपन बात कर रहे हैं। तो जो अपने पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनके लिए अपने पास क्या क्या पॉसिबल है, -1 तो आ ही सकता है क्योंकि मैं पहले बोला था जब अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं तो -1 में इजीली चले जाते हैं। तो Cl-, Br-, I-, F- ऐसा इजीली एग्जिस्ट कर सकता है, बन सकता है। तो ऑक्सीजन अपने पास सॉरी 0 आ जाएगा एलिमेंटल फॉर्म में, Cl2, Br2, I2 0 रहेगा यहाँ पे। बाकी इनके लिए +1 भी पॉसिबल है, +2 भी मिल जाता है कभी कभी, +3 भी मिलता है, +4 भी मिलता है, +5 भी मिलता है, और जैसे अपन बात करें +6 और +7 भी मिल जाएगा तुमको। एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके कि माइनस, तो जैसे अपने पास क्या होगा, हेलाइडाइन X- सबके बनते हैं, और 0 अपने पास वही X2, और क्लोरीन प्लस जैसे अपन देखे +1 किस में आएगा, तो +1 अपने पास Cl2O मिलता है। Cl2 अपने को आगे स्टडी भी करना है, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, यूजफुल होता है काफी ज्यादा इसलिए।
और इसी तरीके से अगर अपन बात करें +2 में क्या आएगा, +2 का भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, +3 में देखो अपने पास याद आ रहा है कि क्या हो जाएगा Cl2O3, +4 में अगर देखोगे तो अपने पास आ जाएगा क्या ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, +5 में अगर देखोगे तो Cl2O5, +6 में अपने पास आ जाता है क्या Cl2O6, और 7 में अगर देखोगे तो Cl2O7। तो इस तरीके से कंपाउंड्स मिलते हैं इनके। तो ये हो गया मतलब -1 से लेके +7 तक ये हर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, सिंपली अपन ये बोल सकते हैं। तो ये है अपने पास कि बाकी क्या दिखा सकता है। फ्लोरीन प्लस में जाता नहीं है क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी अपन बात कर चुके हैं 2-3 बार। तो ये हो गया अपने पास, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात ये हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास जो है ये है अपने पास रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, कि किस तरीके से ये रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, तो अगर अपन बात करें F2 Cl2 Br2 एंड I2, तो इनकी रिएक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है इनकी। देखो रिएक्टिविटी के रिलेटेड अपने पास क्या होता है, एक जनरल ट्रेंड होता है कि अगर नॉन मेटल्स की अपन बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में एक पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे अपने पास रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन अगर मेटेलिक ग्रुप है, मतलब जिस ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स है, तो मेटल्स के केस में जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इसको तुम जनरल ट्रेंड की तरह ध्यान रख सकते हो। अब तुम्हारे माइंड में आएगी रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पे क्या होता है, तो काइनेटिक फैक्टर होता है कि केमिकल काइनेटिक्स में अपन देखते हैं किस कौन सी रिएक्शन कितनी फास्ट हो पाती है। तो काइनेटिक फैक्टर होता है, कुछ थर्मोडायनेमिक्स फैक्टर्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे अपन नेट रिजल्ट लिखते हैं। तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन अपन दे नहीं सकते, मतलब हर बार अपने को ये याद ही करना पड़ेगा सिंपली अगर मैं बोलूँ तो, कि किसके लिए क्या रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर के साथ अलग तरीके की रिएक्टिविटी है और हाइड्रोजन के साथ अलग तरीके की रिएक्टिविटी है, तो वहां पे काइनेटिक फैक्टर और थर्मोडायनेमिक फैक्टर दोनों को कंसीडर करके मतलब एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है कि अपने पास क्या ऑर्डर आ रहा है रिएक्टिविटी का। लेकिन जनरल अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर नॉन मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं, मतलब ग्रुप में अगर सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स के केस में डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है और मेटल्स के केस में इंक्रीज होती है। तो ये सब की पॉइंट्स है जो तुमको बार बार पढ़ने से याद होता है, और कोई तरीका है भी नहीं इसका कि तुम चाहो कि एक ही दिन में याद हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं इधर उधर देखते रहते हैं, यूट्यूब पे तुमको बहुत वीडियो मिलेंगे, वो बोलते हैं कि 15 मिनट में ब्लॉक केमिस्ट्री करा देंगे, ये करा देंगे, वो सब बकवास होता है, उन सबसे कुछ नहीं होता है। प्रॉपर टाइम दोगे, उसको बार बार पढ़ोगे, ऐसे नहीं याद हो रहा तो लिख लिख के याद करोगे, 2 लोग आपस में डिस्कस करके याद करोगे, तभी चीजें याद हो सकती है, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। क्योंकि तुम कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो अगर तुम इधर उधर भटकोगे तो तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, वो टाइम वेस्ट तुमको करना नहीं है। इसलिए तुमको प्रॉपर हर चीज को पढ़ना चाहिए, हर चीज को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, क्योंकि तुम जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, जेईई एडवांस की हो, कोई ऐसा नॉर्मल एग्जाम नहीं है। कुछ बच्चे छट के जाते हैं उसमें, तो तुम बाकी लोगों से हट के अगर थोड़ा मेहनत करोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये तुम भी समझ सकते हो। तो ये है अपने पास, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है, मतलब इतने दिन से पढ़ा रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं ब्लॉक केमिस्ट्री याद करना होता है इसलिए इग्नोर करते जाते हैं कि लास्ट में याद करेंगे, और लास्ट में उनको दिक्कत ये हो जाता है कि इतना बड़ा चैप्टर है आप कैसे याद करें, तो फिर वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं, कहीं शॉर्ट नोट्स ढूंढेंगे, कहीं यूट्यूब पे जाके देखेंगे, यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं कि हाँ 15 मिनट में करा देंगे, 20 मिनट में करा देंगे, 30 मिनट में करा देंगे, तो कुछ नहीं होता, ऑफर ऐसे उड़ा के चले जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है हर चीज को। तो जैसे जैसे तुमको याद कराया जाए, कोशिश करो आज जितना पढ़ा है उसको आज ही याद कर लें, साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ना, फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार, एनसीईआरटी तुम्हारे लिए एकदम मतलब गीता है वो इसका, ब्लॉक केमिस्ट्री में वो तो तुमको रटा हुआ होना चाहिए पूरा। एक एक लाइन तुमको एनसीईआरटी का याद होना चाहिए, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखे भी होंगे तुमने पुराने सालों के पेपर, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइंस पूछता है। जो थ्योरेटिकल चैप्टर से उसको ज्यादा वेटेज दे रहा है आजकल, मतलब पहले उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, अब ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। कोई भी जैसे ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सबसे डायरेक्ट लाइनें उठा उठा के पूछता है। तो जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अभी से अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो उनको, कि जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया,
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, क्योंकि उन सबको याद ही करने वाले टॉपिक्स हो, 9-10 में तुम पढ़ते थे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उन सबसे रिलेटेड। तो कोचिंग में वैसे भी नहीं पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा तो उतने ब्रीफ में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि तुमको फाइनली अल्टीमेटली याद ही करना है। तो उसको तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम दे के, बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, तभी चीजें याद होती है। और एक बार याद हो जाएगी, मॉड्यूल लगा लोगे, सीट लगा लोगे, क्वेश्चन बैंक कर लोगे, डीपीपी वगैरह कर लोगे, तो फिर माइंड में फिट बैठ जाएगी, तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होती है। तो तरीका यही होता है, इधर उधर भटकोगे तो काफी दिक्कतें होंगी। तो ब्लॉक केमिस्ट्री में बार बार पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, डिस्कस करते रहो, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये था अपने पास कि डाउन द ग्रुप जाने पे इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती, तो एक तरीके से याद करने वाला पॉइंट हो गया। तो मैंने जनरल वे में बता दिया था कि इस तरीके से होता है। तो ये रिएक्टिविटी की बात होगी। तो अब अपन आगे रिएक्शंस के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरीके से इनकी रिएक्शंस आ रही है। तो रिएक्टिविटी इस तरीके से रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट की अपन ने बात कर ली कि ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फ्लोरीन का लिए 0 से -1 और बाकी के लिए -1 से लेके +7 तक हर में कंपाउंड्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। किसी में कम मिलेंगे, किसी में ज्यादा मिलेंगे, वो बात अलग है, तो उतना डीप में अपने जाएगा नहीं, किसमें ज्यादा मिल रहा है, किसमें कम मिल रहा है। वो थोड़ा 2-3 पॉइंट इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, तो वो पढ़ लेना। और एनसीईआरटी में अगर कोई भी पॉइंट तुमको क्लियर ना हो तो तुरंत मेरे को मैसेज कर देना, नंबर ले लेना, मेरे ग्रुप से निकालना, मैं लास्ट में लिख दूंगा वहां से, इस तरीके से। तो ये था अपने पास। तो इसमें पहला जो अपने पास आएगा रिएक्टिविटी या रिएक्शन से रिलेटेड, वो है अपने पास रिएक्टिविटी या रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। कि अगर हेलोजन्स का रिएक्शन अपन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होगा। तो सारे हेलोजन्स जो है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, Br2 हो गया और I2 हो गया, मतलब सारे के सारे क्या होते हैं अपने पास, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो H2 गैस प्लस X2 जो कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस रहेगा, ब्रोमीन लिक्विड रहेगा और आयोडीन अपने पास सॉलिड रहेगा। तो अगर इनकी रिएक्शन कराओगे तो अपने पास क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है और हेलोजन नेगेटिव में जाना पसंद करता है, तो हेलाइड्स बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। HX तरीके के। तो फ्लोरीन हुआ तो HF बनेगा, F2 हुआ तो क्लोरीन हुआ तो HCl बनेगा, ब्रोमीन हुआ तो HBr बनेगा, आयोडीन हुआ तो HI बनेगा। और जो अपने पास हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, इनमें HCl सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज को अपन देखेंगे। चलो, तो ये है अपने पास की रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो कॉमन क्वेश्चन आ सकते हैं वो एक तो है एसिडिक स्ट्रेंथ तुमसे कंपेयर करवा सकता है, और एक तुमसे क्या है, ये बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करा सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें इनके लिए, कि जैसे अगर अपने पास है एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो है HF, HCl, HBr एंड HI, अगर इनकी अपने को क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब अपने पास क्या होगा कि जो हेलाइड है HX, अपने पास एसिड्स क्या होते हैं जो H+ रिलीज करेंगे, तो जनरली क्या होगा, वाटर में डिजोल्व करोगे तो H+ और X- में ब्रेक होगा। मतलब एसिडी क्या होगा, जो H+ रिलीज करेगा। तो H+ अगर रिलीज करना है तो एक्चुअली अपने को क्या करना है कि जो HX के बीच सिंगल बॉन्ड है, हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच। बॉन्डिंग हमने देखा होगा कि हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, बाकी हेलोजेंस भी सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। तो वैसे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कोई भी एलिमेंट उसके साथ, तो सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके का बॉन्ड आ जाएगा अपने पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, और हाइड्रोजन ब्रोमीन के बीच, या फिर हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो अपने पास ये कि जितना इजीली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है HF, HCl, HBr और HI का, उतना इजीली अपने पास क्या होगा, H+ रिलीज होगा। और जितना इजीली अपने पास H+ निकलेगा, मतलब उतना ज्यादा उसमें क्या एसिडिक नेचर है। तो वही अपन बात करेंगे कि यहाँ पे अपने पास जो एक एलिमेंट है वो तो हाइड्रोजन है सबके केस में, HF, HCl, HBr एंड HI। दूसरा जो एलिमेंट है वो यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे आयोडीन हो गया। तो जो आयोडीन है, आयोडीन का साइज क्या है, सबसे बड़ा रहेगा। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इस वजह से HI के केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगी,
HF के केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम आएगी, और अपन ने देखा था कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा रहेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम रहेगी, बॉन्ड एनर्जी अपने को उतनी कम देनी पड़ेगी। मतलब HI के केस में अपने को हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वहां पे जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में इजीली रिलीज हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर है अपने पास HI के लिए आएगा, और सबसे कम जो रहेगा अपने पास HF के लिए रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, पूछा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ HF, HCl, HBr और HI के बीच, तो इस तरीके से अपने को रिलेट करना है। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो है वो है अपने पास क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट अपने पास क्या है कि अपने को क्या करना है, बेसिकली अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट को समझना चाहे तो अपने पास क्या है कि बॉइलिंग मतलब क्या होता है कि कोई अपने पास सब्सटेंस है लिक्विड, उसको अपन क्या कर रहे हैं, हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा और एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे तुम प्रेजेंट हो। तो एक तरीके से अपने को फिजिकल चेंज कराना है, लिक्विड से किस में लेके जाना है, गैस में लेके जाना है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, या स्टार्ट जहाँ पे कन्वर्जन होता है उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। तो एक तरीके से अगर अपन को लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो देखो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट के पीछे कंसेप्ट क्या है, इसको किस तरीके से अपन कंपेयर करें, तो यहाँ पे अपन देखो ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अपने पास एक कंटेनर है, इसमें अपन ने मान लो कि वो लिक्विड ले रखा है, तो इसमें अपने पास मान लो कि लिक्विड के पार्टिकल्स है, तो अपने को लिक्विड से इसको किस में लेके जाना है, गैस में लेके जाना है। लिक्विड से अपने को गैस में लेके जाना है, तो लिक्विड और गैसियस फेज में डिफरेंस क्या होता है, अपन सिंपल डिफरेंस ये लिखते हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो है इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है। इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है, मतलब जो पार्टिकल्स है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स है उनके बीच। ठीक है, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स रहेंगे मोलिक्यूल एटम्स हो उनके बीच जो फोर्स है वो ज्यादा रहेगा, और गैस अपन क्या बोलते हैं कि गैस के पार्टिकल्स के बीच जो है इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये अपने पास कम होता है रिलेटिवली। ठीक है, तो एक तरीके से अपने को क्या करना है कि लिक्विड से गैस जाना है, मतलब अपने को क्या करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच उसको डिक्रीज करना है, कि ज्यादा फोर्स अपने को फोर्स को कम करना है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को अपने को क्या करना है, एक तरीके से डिक्रीज करना है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम करना है, तो एक तरीके से अपने को उसके लिए अपन क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा उतना ज्यादा अपने को टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा उसका उतना ज्यादा रहेगा। तो मैं सिंपली ऐसे बोल सकता हूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, और इसी तरीके जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो वो अपने पास आ जाएगा सॉलिड के केस में। तो जब बॉइलिंग पॉइंट देख लेते अभी तो अपने पास क्या हो जाएगा, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा तो उसको अपने को उतना ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाए। तो एक तरीके से जब भी बॉइलिंग पॉइंट अपने को कंपेयर करना होता है तो अपने को बेसिकली जो भी सब्सटेंस की अपन बात कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने पास जो है HF है, HCl है, HBr है एंड HI है। तो HF, HCl, HBr एंड HI। अब अगर अपन इसमें बात करें तो किसमें किस तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसकी अपने को बात करनी है। तो HCl, HBr एंड HI में देखोगे तो ये सब अपने पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपने पास वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो अपने पास HF है, HF में अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है? Yes, sir. हाँ, तो अपने पास है कि HCl, HBr एंड HI में जो है अपने पास वंडर वाल फोर्स होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने पास HF में होती है, और रिलेटिवली जो है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा होती है। मतलब जो ये HF है ये बाकी सबसे तो ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा। तो HCl की बात करें या HBr की बात करें या HI की बात करें, इन तीनों से ज्यादा अपने पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसमें, HF के मॉलिक्यूल्स के बीच, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बाकी तीनों से ज्यादा रहेगा। अब इन तीनों में अगर अपन बात करें तो सब में क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स है। अभी मैंने बताया था कि वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा, HI का, और सबसे कम किसका रहेगा इन तीनों में, HCl का। तो अपने पास जो है कि HI में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। और HF में फोर्स का टाइप ही अलग हो गया, इसलिए वो सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये चला जाएगा HF यहाँ पे। तो HF में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए वो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि बाकी सब में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में तो वीकर फोर्स है, वीक फोर्स है। तो HF सबसे ज्यादा रहेगा। बाकी उन तीनों में अपन ने मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से देखा, तो एक्चुअल मॉडल अपने पास जो है वो ऐसा आ जाएगा कि HF, फिर उसके बाद HI, फिर उसके बाद HBr, और फिर उसके बाद अपने पास HCl। तो ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो रीजन अगर पूछे जाए HF का क्यों है, कभी कभी डायरेक्ट रीजन भी पूछ लेता है। तो एक पूछ लेता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो ये अपने पास क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट के लिए कंपैरिजन हो गया HF, HCl, HBr एंड HI के लिए। तो ठीक है, तो दो ऑर्डर थे अपने पास जो मतलब इंपॉर्टेंट थे, तो ये अपने देख लिया। और स्ट्रेंथ की अपने बात कर ली। एक और ऑर्डर लिख लो यहाँ पे चाहो तो, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी वही अपने पास कि अगर अपने पास HF बॉन्ड है, HCl बॉन्ड है, HBr बॉन्ड है एंड HI बॉन्ड है, तो किस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सिंपली वही बॉन्ड की साइज के हिसाब से अपन देखेंगे। तो अपने को पता है कि एक एटम, जैसे पहले भी बोला था मैंने चीज को, कि एक एटम तो हर में क्या है, हाइड्रोजन है, और दूसरा एटम यहाँ पे फ्लोरीन है, जो कि साइज में छोटा रहेगा। आयोडीन थोड़ा बड़ा रहेगा, ब्रोमीन और बड़ा रहेगा, सॉरी क्लोरीन था वो, और आयोडीन जो है वो और बड़ा आ जाएगा। तो बॉन्ड का साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा। तो HF सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा और इस तरीके से ये डिक्रीज करेगा। तो अपने पास जो ऑर्डर है वैसा पूछा जाएगा कि HF सबसे ज्यादा है, उसके बाद HCl, फिर HBr और फिर HI। और एक तरीके से यही रीजन अपन ने बोला था कि इसके पीछे एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सपेंड करने के लिए भी। तो ये तो पहले अपन डिस्कस कर चुके, लेकिन फिर भी अपन एक बार लिख लिया। तो ये अपने पास हो गया रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो इसमें सिंपली दिख रहा है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो HX बनेगा, लेकिन उनकी ये तीन प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बॉइलिंग पॉइंट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से देख सकते हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा चेंज है, तो तुमको याद रखना जरूरी है। तो ये हो गया अपने पास। तो इसी तरीके रिलेट करके याद रख सकते हो, लेकिन करना तो फाइनली याद ही है। तो डायरेक्ट रटोगे, थोड़ा समझ के रटोगे तो ज्यादा इजीली याद हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से HF पहले आ जा रहा है। तो ये हो गया अपने पास। दूसरा अपने पास क्या है, मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ मेटल्स। तो अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन की अगर अपन बात करें, तो मेटल्स के साथ रिएक्शन अगर करेगा तो मेटल्स तो किस में जाता है, जनरली पॉजिटिव चार्ज में जाता है, और हेलोजन्स जो नेगेटिव में जा सकता है क्योंकि वो नॉन मेटल है। तो अपने पास जैसे मान लो कि क्या मेटल है सॉलिड, क्योंकि ज्यादातर मेटल सॉलिड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। और अपने पास X2 है, तो MX। अब ये X कुछ भी हो सकता है, X1 हो सकता है, X2 हो सकता है, X3 हो सकता है, X4 हो सकता है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये क्या बना लेते हैं, मेटल हैलाइड्स बना लेते हैं, जिसमें मेटल जो रहेगा अपने पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। जो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको मैं लिख दे रहा हूँ N से, और हैलाइड साइन रहेगा X माइनस। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को N बोल रहा हूँ तो इसका नंबर अपने पास कितना हो जाएगा, N। क्योंकि जब भी एक आयनिक कंपाउंड की अपन बात करते हैं तो उसमें अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बैलेंस होना चाहिए।
लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने पास आयोनिक कंपाउंड ही आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा अपने पास आयोनिक कंपाउंड बनता है, क्योंकि वो अपन फजान रूल से डिसाइड कर देंगे कहाँ पे गोल्डन कैरेक्टर ज्यादा है, कहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो तो अपने पास फिर बात की बात है। लेकिन इस तरीके से थोड़ा रिलेट करके ध्यान रख सकते हो कि अपने पास मेटल हेलाइट्स बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको तुम हटा दो इस तरीके से, ये हो गया। लेकिन जनरली आयनिक ही बनेंगे, लेकिन फिर भी हमेशा ट्रू नहीं है, तो अपन उसको आयनिक पे जाते नहीं है। तो इस तरीके से अपने पास कुछ कंपाउंड बन जाएगा। तो एग्जाम्पल इसके आसान रहेंगे कि जैसे अपने पास सोडियम है और इसका रिएक्शन करा दिया अपन ने क्लोरीन के साथ, तो ये तुमको होना चाहिए कि मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है। तो Na अपने पास किस में होता है, प्लस में होता है, क्लोरीन अपने पास चला जाएगा हेलाइट्स, तो अपने पास बन जाएगा NaCl। दूसरा अगर अपन ले लें क्या, Pb प्लस Cl2, तो लेड जो है अपने पास। अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखोगे तो एक तरीके से अपने बात किया था कि जो हेलोजेंस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये मेटल को एक तरीके से ऑक्सीडाइज ही कर रहे हैं। यहाँ पे ये सोडियम अपने पास क्या था, 0, हेलोजन के साथ रिएक्शन हुआ, Cl2 के साथ रिएक्शन हुआ तो किसमें चला गया, +1, तो क्लोरीन ने क्या कर दिया, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो एक तरीके से पहली बात तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं तो मेटल्स को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और मेटल्स तो वैसे भी पॉजिटिव में ही जाना चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। और अगर अपन जब तक बात करेंगे रिएक्शन विथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो रिएक्शन विथ फ्लोरीन और क्लोरीन होता है तो F2 और Cl2 जो होते हैं वो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही लेके जाएंगे अगर तुमने जो हेलोजन से उनको एक्सेस अमाउंट में ले रखा है। तो ये भी तुमको एक ध्यान रखने वाली बात होगी कि पहली बात तो अपने पास मेटल्स रहेगा तो उसका खुद हो जाना चाहता है किसमें, +1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि उसका खुद का नेचर है कि इलेक्ट्रॉन का कर दे, लूज कर दे। और अपने पास जो हेलोजेंस आ गए, अगर में फ्लोरीन क्लोरीन है तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना पसंद करते हैं और काफी ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो वो अपने पास क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज भी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में करेगा, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में करेगा, ठीक है। तो पीबी का जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो PbCl4 बनेगा। तो इस तरीके थोड़ा प्रोडक्ट भी तुम सोच सकते हो रिलेट करके, कि जैसे अगर अपन Fe की भी बात कर लें कि Fe है, इसका रिएक्शन करा दो तुम किसके साथ, Cl2 के साथ, तो Fe का जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट की अपन बात करते हो +2 और +3 में इसके कंपाउंड्स मिलते हैं। हायर का मतलब ये नहीं कि +6 में बना देना है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से उसमें सबसे ज्यादा। तो +3 में ही अपने पास क्या बनेगा, अगर क्लोरीन को ले लेते हो तुम एक्सेस में तो FeCl3 बन जाएगा। तो इस तरीके से रिलेट करके याद रखो कि अगर कोई भी मेटल है और उसका अगर अपन ने, और रिएक्शंस जो आएगी नॉर्मली F2 और Cl2 के साथ ही आएगी, क्योंकि आगे अपन जो कंपाउंड्स बनेंगे वो फिर पढ़ेंगे, मतलब F2 मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे और Cl2 मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे। Br2 I2 इन सब के रिएक्शंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जितने अपने पास आते हैं उनको अपन बीच में कहीं कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं पे क्वालिटेटिव एनालिसिस में, कहीं पे ब्लॉक केमिस्ट्री में, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनमें कहीं कहीं आ जाती है रिएक्शन, तो सारी कवर हो जाती है, तो उनको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो F2 और Cl2 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो मेटल्स को नॉर्मली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उस हिसाब से तुम प्रोडक्ट बना सकते हो। ऐसे अगर अपन बात करें किसकी, Ag, तो सिल्वर जो होता है वैसे नोबल मेटल्स होता है, मेटलर्जियम तुमने पढ़ा होगा, वो इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर तुम फ्लोरीन के साथ ले लोगे तो फ्लोरीन तो किसी को भी ऑक्सीडाइज कर दे, इतना भयंकर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। तो ये क्या करेगा, Ag को +1 में ही जाता है सिल्वर, तो AgF में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से मेटल्स के साथ इनकी रिएक्शन आ गई। तो ये सब अपने पास किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो मेटल्स को इजीली ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो ये अपने पास हो गया। एक और रिएक्शन है अपने पास, रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ क्या है, रिएक्शन विथ H2। तो अब तुमको देखो क्या है, यहाँ पे ये सारी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम सिंपली इतना ध्यान रखो कि अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, और अगर F2 और Cl2 है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करेगा। तो इतना याद रख लोगे तो तुमको 4 रिएक्शन नहीं याद करनी, बस एक पॉइंट याद रखना इस तरीके से कि मेटल के साथ रिएक्शन होती तो क्या बनता है, किस तरीके से बनता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो ये सब अपन बोल सकते हैं। तो इस तरह के रिलेट करना थोड़ा याद करना होता है, अगर सबको रटने लगोगे तब तो फिर नहीं होगा, तब फिर तुम लास्ट में तुम क्या करते हो कि सब कुछ स्किप कर देते हो, और ज्यादातर बच्चे ये करते हैं, फिर खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो खुद से अगर एक एक रिएक्शन याद करोगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
तो टीचर जो पढ़ा रहा है या कहीं भी तुम पढ़ रहे हो तो उसका मकसद ये होता है कि कितना इजीली तुमको याद करवाया जा सके, किस तरीके से आपस में रिलेट करके क्या है क्या नहीं है, कौन सी रिएक्शंस को आपस में रिलेट कर सकते हो, तो इस तरीके से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं अपन। तो ये हो गया अपने पास। तो नेक्स्ट अपने पास रिएक्शन विथ H2O, H2O के साथ रिएक्शन। तो H2O के साथ रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, हाँ, तो यहाँ पे वही रहेगा कि जो रिएक्टिविटी और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब F2 सबसे आसानी से रिएक्ट करेगा, उसके बाद Cl2 Br2 भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन I2 जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो F2 रिएक्ट करेगा H2O के साथ, F2 गैस प्लस H2O, और इतना ज्यादा मतलब रिएक्ट करता है कि वो क्या कर देता है, F2 को जो है, सॉरी H2O को जो है O2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे O2 की गैस फॉर्म में गैस निकलेगी और साथ में HF अपने पास बनेगा। तो F2 वाटर के साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन करता है, और इतना भयंकर रिएक्शन कर रहा है कि उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, O2 में फॉर्म में गैस रिलीज करवा देगा। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, इसको अपन आगे यूज भी करेंगे। और Cl2 और Br2 के साथ एक ही जैसा रिएक्शन होता है, जैसे अपन Cl2 की बात करें, जब Br2 की बात करें तो ये X यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जब H2O की रिएक्शन कराई जाती है तो पहली बार तो जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी जो है उतनी ज्यादा नहीं है जितनी फ्लोरीन की थी। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं एक तरीके से HX और HOX ये बनते हैं। तो एक तरीके से देखोगे तो यहाँ पे रिएक्शन को ऐसे ध्यान रख सकते हो तुम, कैसे देखो कि H2O में अपन क्या बोल सकते हैं कि H प्लस रहेगा और OH माइनस रहेगा, कंसीडर कर सकते हैं। H2O की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन को तुम ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि H2O से रिएक्शन हो रही है, एक तरीके से H प्लस आयन और OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और X2 की अगर अपन बात करें तो X2 वैसे तो नॉन पोलर है, लेकिन अपन यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जो ये X2 है यहाँ पे अपने पास क्या होगा, नॉन पोलर है। मतलब जो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वहां पे दोनों साइड अपने पास हेलोजन्स है, XX है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक एक ही जैसा रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक तरीके से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कहीं भी शिफ्ट नहीं होंगे। लेकिन अपन ऐसा बोलते हैं जब अपन डिस्पर्सन फोर्स को डिफाइन करते हैं तो अपन वहां पे ऐसा बोलते हैं कि अपने पास क्या होता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उनमें भी एक तरीके से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस होता है। कि कायदे से तो क्या होना चाहिए था कि जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन क्या बोलते हैं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों एटम है X और X, ये दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। मतलब इन दोनों का जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर सेम अट्रैक्शन रहेगा, जितना ये वाला X खींचेगा इनको अपनी तरफ जितना ही ये खींचेगा, तो एकदम ये बीच में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देगा। लेकिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस होगा एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। मतलब कैसे कि मान लो कि यहाँ पे कई तरीके से किसी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज आ गई इधर इस वाले X के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो, इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, और इससे अट्रैक्ट हो जाएगा तो जो ये अपने पास क्या था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, थोड़ा चेंज होके ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा इधर बनाते हैं कि अगर अपन बात कर रहे थे X और X की, तो ये मैं बोल रहा था कि अपने पास जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि दोनों एटम एक ही जैसे हैं, तो दोनों का इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एक तरीके से सिमेट्रिकली बीच में प्रेजेंट होना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अपन बोलते हैं कि वहां पे चार्ज सेपरेशन नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अपन ये बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल कोई सोर्स आ जाता है, जैसे मान लो कि इधर से कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया किसी तरीके से, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इस X की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा जो कि काफी छोटा रहेगा, और यहाँ पे भी हल्का सा पॉजिटिव आ जाएगा अगर उस पर नेगेटिव आया है तो थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन तो होता ही है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, जो X एक्सेस को अपन मान सकते हैं कि एक पे माइनस टेल है और एक पे प्लस टेल है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस की वजह से। तो यहाँ पे देखो एक तरीके से कुछ नहीं हो रहा कि X प्लस जो है OH माइनस के साथ कनेक्ट हो गया, और जो X माइनस था वो X प्लस के साथ जाके कनेक्ट हो गया। तो ये इस तरीके से HX और HOX अपने पास बन जा रहा है। तो इस तरीके से रिलेट करके थोड़ा तुम इसको ध्यान रख सकते हो। तो जैसे अपने पास मान लो कि यहाँ पे Cl2 होता तो प्रोडक्ट क्या बनता, HCl और HO
Cl, X की जगह मतलब तुमको वो रख देना है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि जो अपने पास ये बन रहा है HOX, ये जो होता है अपने पास पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये अपने पास एक एसिड रहेगा, ऑक्सी एसिड होता है। ऑक्सी एसिड कैसे है कि जैसे अपन पास HX की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और X के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से, और HOX में जो है ऑक्सी एसिड है, तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड रहेगा इस तरीके से। तो ये अपने पास HOX की स्ट्रक्चर आ गई, एक ऑक्सी एसिड होता है। तो मैं ये यहाँ पे ये बता रहा था कि ये जो HOX है ये अपने पास क्या होता है, पावरफुल, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, और इसमें बच गया अपने पास क्या, I2, F2 की बात कर ली, Cl2 की बात कर ली, Br2 की बात कर ली। I2 की अगर अपन बात करें तो I2 प्लस H2O, I2 वैसे अपने पास सॉलिड होता है, तो I2 सॉलिड को अगर अपन H2 में डिसोल्व कराते हैं तो अपने पास यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये अपने पास आ जाएगा, ये स्पायरिंगली सोल्यूबल होता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता, लेकिन स्पायरिंगली सोल्यूबल रहेगा, सोल्यूबल भी नहीं होता। वो एनसीईआरटी का लाइन है, जो तुम पढ़ोगे तुमको क्लियर हो जाएगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपन लिख नहीं रहे, तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब एक और चीज अपन ने बोला था कि Cl2 जो होता है अपने पास वो क्या होता है, Cl2 अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Cl2 को अपन ने बोला कि अगर अपन क्या कर देते हैं कि H2O में ऐड कर देते हैं, तो Cl2 प्लस H2O, अपन ने अभी बोला कि जो रिएक्शन होगा Cl2 गैसेस फॉर्म में होता है, तो Cl2 गैस को अगर H2O लिक्विड से तुम पास करा दोगे तो अपने पास बनेगा क्या, HX बनेगा, और साथ में अपने पास बनेगा क्या, HOX बनेगा, ठीक है। तो अभी तो अपन ने जैसे Cl2 को पानी में डाला तो वहां तो Cl2 तो नहीं रहा, वहां पे तो क्या बन गया, HX बन गया और HOX बन गया। और अभी अपन ने बोला कि जो ये HOX होता है, तो क्लोरीन के केस में HX तो क्या बन जाएगा, HCl, और जो ये अपने पास HOX है और ये HOX क्या बन जाएगा, HOCl। तो अपन ने बोला था कि जो HOX बन रहा है वो क्या, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी Cl2 को अगर अपन एक्वस फेज में ले रहे हैं और अगर उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर आ रहा है, तो Cl2 को जैसे ही पानी में डालते हो तो इसमें ब्रेक हो जाता है। अब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो आ रहा है वो एक तरीके से Cl2 की तो वजह से नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली वो इसकी तरह से आ रहा है, HOCl की तरफ से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एक्वस फेज में जो है कौन रेस्पॉन्सिबल है Cl2 के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के लिए, HOCl, क्योंकि पानी में डालते वो बना देगा वो, ठीक है, क्योंकि पहले वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ Cl2 in aqueous medium is due to HOCl, दैट इज, इसका अगर नाम देखोगे तो तुमने इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में देखा होगा, हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये अपने पास आ जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये भी पॉइंट याद रखना है इस तरीके से। तो ये हो गया अपने पास कि वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा। जो F2 और H2O का रिएक्शन था उसको तो अपन मेटलर्जी में भी यूज करते हैं, अगर तुमको ध्यान होगा तो KHF2 का अपन इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, तो वहां पे अपन बोलते हैं कि सोलवेंट जो है, अपन नॉर्मली अपन जब भी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते टाइम अपन क्या करते हैं, जो सोलवेंट बनाते हैं उसमें अपन H2O को यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब H2 के साथ बनाएंगे उसको। लेकिन जब अपन KHF2 का अगर अपन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वहां पे अपन H2 को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन है अपन उसमें F2 को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और जो F2 बनता है वो अगर वाटर ले लोगे तुम सोलवेंट, तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो इसलिए अपन वहां पे सोलवेंट HF को लेते हैं। फिर ये वाली बात अपन अभी करेंगे भी सही, जब F2 की अपन बात कर रहे होंगे तब, क्योंकि प्रिपरेशन की बात तो यहाँ पे भी करनी है, तो रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको याद रखना। बाकी रिएक्शन जितना लिखा रहा हूँ उतना तो याद रखने की कोशिश ही करना, क्योंकि वही रिएक्शन अपन मेनली डिस्कस करेंगे जो पूछी जा सकती है, और उसमें में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी उस पर मैं बता दूंगा कि ये वाले पे ज्यादा फोकस तुम्हारा होना चाहिए। तो ये हो गया अपने पास। अगर इनमें अगर अपन बात करें नेक्स्ट जो है, हाँ, इसमें आ जाएगा अपने पास रिएक्शन विथ ऑक्सीजन।
रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन के साथ अगर सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके OF2 बनाता है और O2F2 बनाता है। इन कंपाउंड्स की भी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे अगर अपने पास यहाँ पे क्या है OF2 है, तो पहली बात तो OF2 का स्ट्रक्चर तुमने बनाया होगा, ऐसा स्ट्रक्चर आता है H2O जैसा ऐसे। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें नॉर्मली जो ऑक्सीजन होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो भी सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के बाद। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फ्लोरीन का होता है, सॉरी ऑक्सीजन का होता है। फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, तो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके अलावा वो भी किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो OF बॉन्ड है, इस OF बॉन्ड को अगर देखोगे तो यहाँ पे तो अपने पास क्या है, एक तरीके से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो फ्लोरीन पे -1 आएगा। और ऑक्सीजन ने जो दोनों बॉन्ड बना रखे हैं, दोनों बॉन्ड बना रखे हैं किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, +2 आएगा। तो ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ फ्लोरीन के साथ जा सकता है और किसी के साथ भी नहीं जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ऑक्सीजन जब भी कंपाउंड्स की अपन बात करते हैं तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही क्या होगा, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा और किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जा रहा है। तो ये OF2 की अपने पास बात हो गई। इसी तरीके से O2F2 की बात करें तो पहली बात तो O2F2 की स्ट्रक्चर की अगर अपन देखें तो H2O2 जैसा इसका स्ट्रक्चर आता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर इसको अपन बोलते हैं कि इस तरीके से बनता है ये। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ ही है, तो इसकी वजह से तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन का ज्यादा है तो इस पे -1, ऑक्सीजन पे +1, फ्लोरीन का -1 और ऑक्सीजन पे +1। तो यहाँ पे जो होता है एक तरीके से फ्लोरीन ऑक्सीजन +2 में, फ्लोरीन -1 में, और यहाँ पे ऑक्सीजन +1 में और फ्लोरीन -1 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फ्लोरीन नेगेटिव है और ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव है। तो एक और चीज यहाँ पे आती है कि जैसे अपने पास ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं एलिमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो रहेगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ये तुमने बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में देखा होगा कि अगर कोई नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके पीछे अपन आइड सफिक्स लगा देते हैं। जैसे O2- है तो ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऊपर 3- है तो नाइट्राइड, हेलोजन है उसके ऊपर -1 है तो हेलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अगर फॉस्फोरस है उसके ऊपर -3 तो फॉस्फाइड, तो पीछे आइड सफिक्स लगाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ये OF2 बना है या O2F2 बना है, इनको अपन ऑक्साइड नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, तो इनको अपन फ्लोराइड बोल सकते हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड ऐसा बोल सकते हैं। तो ये भी एक चीज अपने पास है। ये अपने पास क्या है, ऑक्साइड नहीं है, ये दोनों जो है अपने पास ये फ्लोराइड्स है, नॉट ऑक्साइड्स। तो एक पॉइंट ये है। तो ये हो गया अपने पास। और ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये हो गया अपने पास। और जो O2F2 है और OF2 है, दोनों अपने पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, पावरफुल, दोनों की बात कर रहा हूँ, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एंड एक और चीज अपन लिखते हैं इनके लिए, फ्लोरोनेटिंग एजेंट। इसका क्या मतलब है वो भी देखते हैं अपन, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स मतलब क्या होगा कि अगर तुम इनको किसी के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसमें फ्लोरीन ऐड कर देंगे, फ्लोरीन उसको दे देंगे। तो ये मतलब है, देखो किस तरीके से। तो ये भी पॉइंट मुझे ध्यान रखना है कि O2F2 की बात करें या OF2 की बात करें, दोनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अपने पास क्या होता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब दूसरे को ये फ्लोराइड आयन देने का काम करेंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, और एनसीईआरटी की रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यूजफुल टाइप का है, मतलब प्रैक्टिकल पर्पज से यूज होती है, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। कि जैसे अपन प्लूटोनियम की बात करें, Pu, तो अपने पास जो प्लूटोनियम है Pu, तो ये अपने पास क्या होता है, ये मिलता है अपने को कहाँ पे, प्रेजेंट इन स्पेंट
न्यूक्लियर फ्यूल, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो मतलब प्रोसेस के बाद जो खराब फ्यूल निकलता है, मतलब जो वेस्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूल, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, प्लूटोनियम प्रेजेंट होता है। तो अगर तुमको प्लूटोनियम को क्या करना है, सेपरेट करना है, उसको निकालना है, तो अपन क्या करते हैं कि जो भी फ्यूल आएगा उसमें से अपन को उसको क्या करेंगे, एक तरीके से O2F2 के साथ ट्रीट कर देंगे। तो प्लूटोनियम अपने को मिलेगा न्यूक्लियर फ्यूल में, वेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल में, तो वहां से अपने O2F2 के साथ उसकी रिएक्शन करा देंगे। तो अपन ने जैसे बोला क्या होता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, मतलब किसी भी सब्सटेंस में क्या करेगा, फ्लोरीन ऐड करने का काम करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज तो करेगा ही। तो प्लूटोनियम को +6 में ऑक्सीडाइज करके इसमें PuF6 बना देगा। तो ऑक्सीडाइज हुआ प्लूटोनियम, 0 से +6 में चला गया। फ्लोरिनेटिंग एजेंट था तो उसको 6 फ्लोरीन भी उसको दे दिए। तो इस तरीके से अपन हो गया, ठीक है। और साथ में अपने पास O2 गैस रिलीज हो जाएगी इस तरीके से। तो ये रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, तो यूजफुल है, इसको ध्यान रखना। मतलब पूछ सकता है, और तो कुछ नहीं है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल पर्पस में यूज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जो प्रैक्टिकल पर्पस से रिलेटेड होती है उसको थोड़ा पूछने के चांस बढ़ जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो ये वाली रिएक्शन होगी अपने पास। तो ये हो गया अपने पास फ्लोरीन से रिलेटेड, कि फ्लोरीन के जो अपने पास 2 ही ऑक्साइड बनते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, तो OF2 बना सकता है और O2F2 बना सकता है। उनके स्ट्रक्चर अपन ने देख ली। वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। उनको ऑक्साइड्स नहीं बोल के अपन क्या बोलेंगे, फ्लोराइड्स बोलेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे ज्यादा है, जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था ये, ठीक है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज करेंगे और साथ में फ्लोरीन को उसको देखे जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास, जैसे अपने ये वाला रिएक्शन से समझा। और बाकी जो हेलोजेंस हैं, जैसे उनकी बात करें, एक्स में ले लो जनरल, की क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा एंड आयोडीन हो जाएगा। तो इनकी अगर अपन बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये अपने पास क्या होते हैं, मतलब ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो लगभग हर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक जगह मैंने एग्जांपल भी लिया था, लेकिन कॉमनली अगर अपन बात करें तो +1 में मिलते हैं, +3 में मिलते हैं, +5 में मिलते हैं, +7 में मिलते हैं, +2, +3, +2, +4 और +6 में भी कुछ कुछ पे मिल जाते हैं, लेकिन कॉमन ये होता है अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो +1 है, यहाँ पे अगर +3 आएगा, यहाँ पे जो है +5 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है +7 आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग ऑक्साइड्स बनाते हैं, काफी सारे ऑक्साइड बना देते हैं। तो इसके अपने पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड ही बनाएगा। अब तो इनको ऑक्साइड ही बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो था सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो अब अगर तुम बाकी हेलोजेंस के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हो तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो माइनस चार्ज में रहेगा, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, ऑक्साइड। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। ये तो अपने पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तुमने शायद पढ़ा भी हो पहले, कि जो I2O5 है, I2O5 को अपन यूज करते हैं किसमें, एस्टिमेशन ऑफ CO। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि I2O5 is a good oxidizing agent and it is used in quantitative analysis of कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। तो पहली बात तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अगर अपन बात करें, क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा होगा कि अगर अपने को कोई अननोन सब्सटेंस दे दिया जाए तो उसको पता करना होता है, उसके बारे में पता लगाना होता है कि वो क्या है, ठीक है। उसको पता करना, मतलब किसी चीज को ढूंढना, वो अपने पास क्या है, क्वालिटेटिव, उसको देखना है अपने को कि वो है क्या। क्वांटिटेटिव मतलब अपने को पता है कि जैसे CO है, जैसे अपन बोल रहे कि अपने को क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है CO का, और नाम में आ रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी। तो उसका अपने को क्या करना है कि कहीं से CO निकला, और उस CO का अपने को अगर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है कि कितना CO बना है, तो उसको अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर अपन क्वांटिटी मेजर करने जा रहे हैं। और अगर अपने को पता लगाना है तो उसको अपन बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो तुम पढ़ भी चुके हो सोल्ट एनालिसिस के फॉर्म में। कैटायन पता करते हैं, फिर एनायन पता करते हैं, फिर अपन बताते हैं कि ये वाला सोल्ट है वहां पे। तो वो एक तरीके से क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव पता चल गया, उसके बाद अपन देख रहे हैं कि है क्या, कितना बना है, अमाउंट अपने को निकालना है, तो उसको अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं।
तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये कहीं से बना होगा, उसको अपन I2O5 के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो अपने पास ये बना देता है क्या, I2 गैस प्लस CO2। और I2 का तुमने एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि I2 को अपन क्या करते हैं, हाइपो सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये अपने पास है स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट करेंगे। इसको से लिखो ट्रीटेड विथ स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन, की हाइपो सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट किया जा रहा है। तो हाइपो सॉल्यूशन के साथ अगर I2 को ट्रीट करते हैं, यहाँ से जो I2 निकलेगा गैस की फॉर्म में उसको कलेक्ट कर लेंगे, उसको हाइपो सॉल्यूशन दैट इज Na2S2O3 इसके साथ क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, NaI प्लस क्या बनता था, हाँ Na2S4O6। तो वही करेंगे अपन कि इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे, इसका ऐसे देख लेंगे कि इसको कितना यूज हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस इक्विवेलेंट और दिस के इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएंगे कि CO के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I2 के इक्विवेलेंट, और I2 कितना बना है वो अपन पता कर लेंगे किससे, इक्विवेलेंट ऑफ N2S2O4 की अपन ने कितना यूज किया उस हिसाब से। तो वही इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा के अपने को पता कर लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये तुमको पता होना ही चाहिए। तो ये हो गया अपने पास कि किस तरीके से अपन ने एस्टिमेशन ऑफ CO की बात की, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बल्कि। ठीक है, लास्ट रिएक्शन अपने पास बची, इतना ही रखेंगे अपन आज कि रिएक्शंस विद हैलोजेंस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, मतलब इंटर हैलोजेंस अपन बात कर रहे हैं कि जैसे अपन ने रिएक्शन करा दी किसकी, F2 की Cl2 से रिएक्शन करा दी, Br2 से Cl2 की रिएक्शन करा दी, I2 की Br2 से रिएक्शन करा दी, I2 की Cl2 के साथ रिएक्शन करा दी, इस तरीके की अपन बात करना चाह रहे हैं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसमें दोनों क्या रहेंगे, हेलोजेंस ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो है इंटर हेलोजेंस कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन विथ अदर हेलोजेंस, इसको ऐसे लिख लो चाहो तो कि रिएक्शंस विथ अदर हेलोजेंस, अदर हेलोजेंस। ठीक है, तो दूसरे हेलोजेंस के साथ किसी एक पर्टिकुलर हेलोजन का रिएक्शन की अपने को बात करनी है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा इस तरीके से बनता है, एक्स एक्स डैश, मतलब एक्स एक हेलोजन है तो एक्स डैश दूसरा है, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7। इसका रीजन अगर देखें अपने पास कि 1 3 5 7 क्यों बन रहा है, तो ये तुमने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि अगर अपन ग्राउंड स्टेट में बात करते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आता है क्या, NH2 NP5। तो NP5 मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बना सकता है, फिर उसका तुम एक्साइटेशन कराओगे तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 3 बॉन्ड बना सकता है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करा दोगे तो 5, एक और का करा दोगे तो 7। तो इस तरीके से 1 3 5 7 इस तरीके से अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट्स में, तो उसी के हिसाब से अपने पास कोवेलेंसी आती है, दैट इज इतने बॉन्ड वो बना सकता है। तो ये अपने पास तो इस तरीके के इंटरहेलोजेंस कंपाउंड्स बनेंगे। यहाँ पे एक चीज ये है ध्यान रखने वाली कि जो अपने पास सेंट्रल एटम रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है, अपन किस तरीके से सेंट्रल एटम डिफाइन करते हैं कि जो अपने पास कम नंबर में होता है। तो यहाँ पे ये एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, और यहाँ पे भी एक तरीके से ये एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये एक्स है जो कि सेंट्रल एटम रहेगा, ये अपने पास क्या होना चाहिए, लार्जर हेलोजन होना चाहिए, मतलब बड़ा साइज वाला होना चाहिए। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा रहेगा तो सराउंडिंग एटम्स जो है सेंट्रल एटम से इजीली कनेक्ट हो पाएंगे, वहां पे स्टेरिक रिपल्सन नहीं आएगा। और जो एक्स डैश है वो ज्यादा नंबर में हो सकता है क्योंकि उसकी साइज छोटी रहेगी तो बड़े वाले के चारों तरफ एडजस्ट हो जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये अपने पास क्या होता है, स्मॉलर हेलोजन होता है, स्मॉलर हेलोजन होता है। ठीक है, तो एग्जांपल इसके काफी सारे तुमने देखे होंगे, जैसे ICl5, ICl7, BrF5, इस तरीके से कि BrF5, ClF3, IF7, ICl3, इस तरीके से अपने पास आ जाएंगे। तो ये थे अपने पास कि हेलोजेंस की ही आपस में रिएक्शन हो एक ही दूसरे के साथ, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। इनको अपन नाम देते हैं क्या, इंटर
हेलोजेंस कंपाउंड। तो यहाँ पे ये है कि जो सेंट्रल एटम है वो बड़ा होना चाहिए साइज वाइज, और सराउंडिंग एटम छोटा वाला हेलोजन होना चाहिए, ताकि बॉन्ड मॉलिक्यूल स्टेबल भी तो करना चाहिए ना, तो तभी स्टेबल कर पाएगा। तो ये अपने पास हो गए। तो अब इतने रखते हैं, अपने को जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले F2 मॉलिक्यूल देखेंगे, फिर Cl2, फिर HCl। तो 3-4 मॉलिक्यूल अपने को देखने हैं, एक Cl2O। तो 4-5 कंपाउंड हमने डिस्कस करने हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे, उसमें लगभग ये खत्म हो जाएगा। फिर अपन इनर्ट गैस देख लेंगे, तो वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 2 ग्रुप अपने 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे।